हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास नंबर 12 ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो ये हमारी क्लास नंबर 12 है फूड लॉ की। ठीक है, तो ये फूड लॉ की हमारी जो क्लास नंबर 12 है, इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 के बारे में, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के। ठीक है, तो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 8 को अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप आपने अभी तक उसको रिवाइज भी कर लिया होगा। मल्टीपल रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 5 to 10 टाइम आपको उस लॉ को रीड करना पड़ेगा, तब उसके बाद में जा करके आपको कुछ सेक्शंस जो हैं वो आप याद रख पाओगे। एग्जाम में जब भी आपसे कुछ सेक्शन पूछे जाएंगे तो आप वहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ईजिली उनको मार्क कर पाओगे। ठीक है, बट अगर आपने नहीं पढ़ा होगा वहाँ पर, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है, स्पेशली इस पेनाल्टी वाले सेक्शन में। आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 जो है, इसका जो टाइटल है वो है ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। तो यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि टाइप ऑफ ऑफेंस जब आपको पता होगा, पहली बात तो पिछली क्लासेस में हमने कुछ बात करी थी। सबसे पहले जो हमने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था, उसमें एक डिफिनीशन वाला एक सेक्शन था, सेक्शन नंबर 3। उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन जैसे मिस ब्रांडेड, अनसेफ फूड, उसके बाद में सब स्टैंडर्ड फूड। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने बात करी थी। एक्सट्रानियस मैटर क्या होता है, तो वो सारी डिफिनीशंस आपको पता होनी चाहिए। उन्हीं के बेसिस पे यहाँ पर पेनाल्टी इम्पोज होगी। डिफरेंट डिफरेंट तरीके की पेनाल्टीज हैं। अगर मिस ब्रांडेड फूड है तो वहाँ पर क्या पेनाल्टी होगी, सब स्टैंडर्ड फूड है वहाँ पर क्या पेनाल्टी होगी। तो जब तक आपको वो डिफिनीशंस नहीं पता होगी, तब तक आप यहाँ पर उनको याद नहीं रख पाओगे। तो ऑफेंसेस इसी हिसाब से क्लियर होगा कि आपको पहले तो पता होना चाहिए ये ऑफेंस जो है वो किस तरीके का ऑफेंस है, जो भी अपराध किया गया है वो किस तरीके का अपराध है, फिर उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर पेनाल्टी क्या इम्पोज होगी, और उसके साथ ही साथ इम्प्रिजनमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ कुछ में केवल पेनाल्टी देखने को मिलेगी, कुछ में आपको पेनाल्टी विद इम्प्रिजनमेंट देखने को मिलेगा। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जनरली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारे सामने जो चैप्टर नंबर 9 है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का, यहाँ पर आपकी जो शुरुआत होगी वो होगी सेक्शन नंबर 48 से। सेक्शन नंबर 48 से आई थिंक आप सेक्शन नंबर 67 तक पढ़ोगे। 48 to 67 इतने सेक्शंस आपको यहाँ पर कवर करने हैं। तो सेक्शन नंबर 48 बात करता है जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंस। तो ऑफेंस को लेकर के कुछ जनरल प्रोविजन है, वो बात करेंगे सबसे पहले। सेक्शन नंबर 49 बात करता है जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेनाल्टी। पेनाल्टी को लेकर के जनरल प्रोविजंस क्या हो गए, इन दोनों में जनरल प्रोविजंस के बारे में बात करी गई है। यहाँ पर किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोविजंस के बारे में बात नहीं करी गई है। उसके बाद में जब आप आगे बढ़ोगे, सेक्शन नंबर 50 से आप देखोगे कि पेनाल्टी फॉर सेलिंग फूड नॉट ऑफ द नेचर और सब्सटेंस और क्वालिटी डिमांडेड। ठीक है, इस केस में क्या पेनाल्टी इम्पोज होगा। सेक्शन नंबर 51 में आप देखोगे कि जो सब स्टैंडर्ड फूड है उसके लिए क्या पेनाल्टी इम्पोज किया जाएगा हमारी गवर्नमेंट के द्वारा या फिर ऑफिसर्स के द्वारा, उसके बारे में यहाँ पर आप देखोगे। फिर हम सेक्शन नंबर 52 में जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे पेनाल्टी फॉर मिस ब्रांडेड फूड। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन नंबर 53 जो हमारा है, उसमें हम मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को लेकर के कितना पेनाल्टी हो सकता है। हमने आपने देखा होगा कि शुरू में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के हम ये बात कर रहे थे कि ये सारे जो फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं या फिर गवर्नमेंट है, स्पेशली फूड बिजनेस ऑपरेटर है, उसको ये सारे जो भी कंप्लायंस है इनको करना होगा, इनको फुलफिल करना होगा, जो भी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस हैं फूड लॉ या फिर रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसको उसे कंप्लाई करना होगा। बट वो कब कंप्लाई करेगा, ऐसे तो अगर हम बोलेंगे तो वो कंप्लाई नहीं करेंगे। उसी के लिए यहाँ पर देखो पेनाल्टीज रखी गई है। जब तक हम कुछ पेनाल्टी नहीं रखेंगे तब तक कोई भी कैंडिडेट अपना काम सही से नहीं करेगा। इसी वजह से यहाँ सेक्शन नंबर 54 में भी देखो, पेनाल्टी फॉर फूड कंटेनिंग एक्स्ट्रानियस मैटर। अगर एक्स्ट्रानियस मैटर कंटेन करता है फूड में तो कितना पेनाल्टी इम्पोज किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 55 बात करता है पेनाल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर जो होता है, फूड बिजनेस ऑपरेटर को जो हाइजीन रिक्वायरमेंट होती है स्पेशली फॉर द फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के, तो वहाँ पर वो कुछ इसको डायरेक्शंस वगैरह प्रोवाइड करता है। अगर वो इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो उस केस में वो पेनाल्टी इम्पोज कर सकता है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे 56 की, सेक्शन नंबर 56 की, पेनाल्टी फॉर अनहाइजेनिक और अनसैनिटरी जो प्रोसेसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड होती है उसको लेकर के क्या पेनाल्टी होगी। पेनाल्टी फॉर पॉसेसिंग अडल्ट्रेंट, अगर अडल्ट्रेंट पाया जाता है किसी के पास में, वो अडल्ट्रेंट को रखता है तो उस केस में कितना पेनाल्टी होगा। उसके बाद में सेक्शन नंबर 58 बताता है कि पेनाल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ विच नो स्पेसिफिक पेनाल्टी इज प्रोवाइड।
अगर कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेनाल्टी यहाँ पर जो बात नहीं करी गई है, देखो स्पेशल टाइप ऑफ कंट्रावेंशन की अगर हमने यहाँ पर बात कर ली, कुछ स्पेसिफिक जो कंट्रावेंशंस हैं, या फिर अगर आप कुछ भी प्रोसेसिंग वगैरह में मिस ब्रांडेड फूड या फिर एक्सट्रानियस मैटर, अनहाइजेनिक कंडीशंस रिक्वायर्ड है, अगर इनको फुलफिल नहीं करते हो तो क्या पेनाल्टी होगा। बट यहाँ पर पेनाल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ विच नो स्पेसिफिक पेनाल्टी इज प्रोवाइडेड, इस एक्ट में जिसको लेकर के कोई स्पेसिफिक पेनाल्टी नहीं प्रोवाइड करी गई है, कुछ नया अगर केस होता है तो उस केस में इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पेनाल्टी इम्पोज करी जाएगी। सेक्शन नंबर 59 बात करता है पनिशमेंट फॉर अनसेफ फूड, अनसेफ फूड को लेकर के कितना पनिशमेंट होगा। सेक्शन नंबर 60 बात करता है पनिशमेंट फॉर द इंटरफेयरिंग विद सीज्ड आइटम, अगर कोई सीज्ड आइटम है उसको सीज कर दिया गया है, फूड बिजनेस ऑपरेटर का जो भी प्रेमाइसेस है उसमें जो भी आर्टिकल ऑफ फूड है उसको किसी कारणवश उसको सीज कर दिया गया है, तो उस केस में फूड बिजनेस ऑपरेटर जो अगर उसको क्या करता है, अगर उसमें इंटरफेयर करता है तो उस केस में यहाँ पर पेनाल्टी पनिशमेंट लगेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और ये सीज कौन करेगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर करेगा। सेक्शन नंबर 61 में पनिशमेंट फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है कुछ भी होती है तो उसको लेकर के क्या पनिशमेंट होगा। पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग और इम्पर्सोनेटिंग अ फूड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है, तो इसको लेकर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एफएसओ के लिए। उसके बाद में सेक्शन नंबर 63 है पनिशमेंट फॉर कैरिंग आउट अ बिजनेस विदाउट लाइसेंस, अगर विदाउट लाइसेंस आप बिजनेस करते हो तो क्या होगा आपके साथ में। उसके बाद में सेक्शन नंबर 64 बात करते हैं पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस। उसके बाद में यहाँ पर कंपनसेशन इन केस इंजरी ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर, अगर किसी की कंज्यूमर की कोई डेथ हो जाती है कंजम्पशन ऑफ फूड के बाद में तो कंपनसेशन क्या होगा। ऑफेंस बाय कंपनीज के द्वारा अगर कोई ऑफेंस किया जाता है तो क्या होगा, यहाँ पर उसको कैसे डिफाइन किया गया है। 67 बात करता है पेनाल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ आर्टिकल को लेकर के अगर कोई प्रोविजन का अगर कंट्रावेंशन होता है और फूड टू बी एडिशन टू द पेनाल्टीज प्रोवाइडेड अंडर एनी अदर एक्ट, ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्या, अपने 1 बाय 1 सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होगा, इसमें नंबर ऑफ सेक्शंस काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसको 2 क्लासेस में कवर करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 48 की अगर हम बात करें तो सेक्शन नंबर 48 जो कि सबसे पहला सेक्शन है हमारे चैप्टर नंबर 9 का, तो यहाँ पर जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंस के बारे में बात करी गई है। तो जनरल प्रोविजंस यहाँ पर कैसे बात करी गई है, देखो यहाँ पर बोला गया है कि अ पर्सन मे रेंडर एनी आर्टिकल ऑफ फूड इंजीरियस टू हेल्थ बाय मींस ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस नेमली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को प्रोड्यूस करता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, किसी भी तरीके से किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को प्रोड्यूस करता है और उसको पता है, मतलब जानबूझ करके इस तरीके से प्रोड्यूस करता है जबकि वो क्या है कि इंजीरियस टू हेल्थ है, ठीक है, एक तरीके से वो जो आर्टिकल ऑफ फूड है वो ह्यूमन की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, अगर उसने इन ऑपरेशंस को ध्यान में ना रखते हुए अगर काम किया है तो कैसे उसको यहाँ पर ऑफेंस की कैटेगरी में डाला जाएगा, ठीक है। तो कोई भी पर्सन अगर किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को प्रोड्यूस करता है और वो इंजीरियस टू हेल्थ है, ह्यूमन की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, डिफरेंट प्रोसेसेस का यूज करके, तो उसको ऑफेंस की कैटेगरी में डाला जाए। जैसे कि पहला यहाँ पर लिखा गया है कि एडिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंसेस टू फूड, अगर कोई भी पर्सन किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को ऐड करता है, ठीक है, या फिर किसी भी सब्सटेंस को ऐड करता है आर्टिकल ऑफ फूड में, तो उस केस में अगर वो आर्टिकल ऑफ सब्सटेंस हो सकता है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड किसी डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड में अगर ऐड हो रहा है, किसी भी तरीके से हम उसमें अगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एनी आर्टिकल को या फिर एनी सब्सटेंस को, और वो फूड को अनसेफ बना देता है, तो उस केस में उसको ऑफेंस की कैटेगरी में डाला जाएगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस किया गया है इसको ऑफेंस की कैटेगरी में डाला जाएगा। उसके बाद में यूजिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस एज एन इंग्रेडिएंट इन प्रिपरेशन ऑफ फूड, अगर किसी भी ऐसे सब्सटेंस को हम यूज करते हैं एज अ इंग्रेडिएंट इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड, तो उस केस में अगर वो फूड को अनसेफ बनाता है, इंजीरियस टू हेल्थ बना देता है, तो उसको हम ऑफेंस की कैटेगरी में डालेंगे। फिर क्या है, abstracting एनी कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द फूड, अगर आर्टिकल ऑफ फूड में से किसी भी पार्ट को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उससे अलग कर देते हैं, तो उस केस में अगर वो आर्टिकल ऑफ फूड जो था, जो अपने नेचुरल फॉर्म में पहले था, अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं और वो अब इंजीरियस टू हेल्थ हो जाता है, तो उस केस में इसको हम ऑफेंस की कैटेगरी में डालेंगे।
उसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्टिंग द फूड टू एनी अदर प्रोसेस और ट्रीटमेंट विद द नॉलेज दैट इट मे बी सोल्ड और ऑफर्ड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। उसके बाद में अगर कोई भी पर्सन किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को उसके प्रोसेस के साथ साथ उसके ट्रीटमेंट के साथ साथ में कुछ ना कुछ चेंजेस करता है, जबकि उसको पता है, उसको ये नॉलेज है कि इसको सोल्ड किया जाएगा, इसको सेल किया जाएगा, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उसको नॉलेज है विद द नॉलेज, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसके प्रोसेस और ट्रीटमेंट में कुछ चेंजेस करता है और जिसकी वजह से फूड जो है वो क्या हो जाता है, इंजीरियस टू हेल्थ हो जाता है। इन सबको, ये सारे पॉइंट जो भी हमने बात करी, इन सबको हम ऑफेंस की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, तो ये कुछ जनरल प्रोविजंस हैं ऑफेंस को लेकर के कि कब हम कहेंगे कि किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को ऑफेंस की कैटेगरी में डाला गया है। अगर आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के कोई भी अगर कॉन्ट्रावेंशन किया गया है तो वो किस तरीके का है, अगर हम यहाँ पर देखें तो उसको हम ऑफेंस की कैटेगरी में कब कब डाल सकते हैं, ये सारी बातें बताई गई हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि इन डिटरमाइनिंग वेदर एनी फूड इज अनसेफ और इंजीरियस टू हेल्थ रिगार्ड शैल बी हैड टू। तो कहने का मतलब ये है कि डिटर्मिनेशन यानी कि इस बात का निर्धारण करने के लिए कि जो फूड है, फूड वो अनसेफ है या फिर इंजीरियस टू हेल्थ है, तो इसका डिटर्मिनेशन या फिर इसका जब निर्धारण किया जाएगा इस बात को समझने के लिए, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होंगे जो ध्यान में रखने होंगे हमारी गवर्नमेंट को या फिर हमारे ऑफिसर्स को। वो कौन कौन से स्टेजेस हैं जिनको ध्यान में रखा जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर, in the normal condition of use of the food by the consumer and its handling at each stage of production, processing and distribution। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल कंडीशन ऑफ यूज ऑफ फूड, जो नॉर्मल कंडीशन यूज ऑफ फूड होता है उसको ध्यान में रखेंगे बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर के द्वारा नॉर्मल कंडीशन में जो फूड को यूज किया जाता है उस कंडीशन को ध्यान में रखेंगे। इसके साथ ही साथ जो फूड की जो हैंडलिंग होती है डिफरेंट स्टेजेस पे, जैसे कि प्रोडक्शन पे, प्रोसेसिंग पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, तो ये जो पूरी चेन होती है इन सारी बातों को यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद में द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द लेबल और द इंफॉर्मेशन जनरली अवेलेबल टू द कंज्यूमर कंसर्निंग द avoidance of specific adverse health effect from a particular food or category of food, not only to the probable immediate or short term or long term effect of that food on the health of a person consuming it, but also on subsequent generation। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर कोई भी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है कंज्यूमर को, उसमें एक तो लेबल भी इंक्लूडेड है। जब भी हम फूड की पैकेजिंग करते हैं उसके ऊपर जो लेबलिंग होती है, लेबलिंग में हम कुछ भी जो न्यूट्रिशन वैल्यू या फिर फूड प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में जो हम बताते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि जो भी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को प्रोवाइड करी जाती है, इन्फॉर्मेशन जनरली अवेलेबल टू द कंज्यूमर, जो भी इन्फॉर्मेशन जनरली कंज्यूमर के पास में अवेलेबल है, उसमें यहाँ पर देखो उसकी वजह से अगर कोई स्पेसिफिक हेल्थ इफेक्ट होता है बट उसके बारे में क्लियरली वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, अगर लॉन्ग टर्म में वो इफेक्ट होता है या फिर शॉर्ट टर्म में होता है या फिर किसी इस तरीके का इफेक्ट होता है कि वो जनरेशन तक में फॉरवर्ड हो जाता है। यानी कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो, अगर आप किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से आपको इनिशियल लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, उसकी वजह से कोई इशू नहीं होता है, बट एक लॉन्ग टर्म आप कई ईयर तक उसको यूज़ करते हो तो हो सकता है आप में नहीं बट आपकी जनरेशन में उसका इफेक्ट देखने को मिले। इन सारी बातों को यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा, ये बात यहाँ पर हो रही है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को प्रोवाइड करी जा रही है उसको ध्यान में रखा जाएगा। स्पेशली बहुत सारे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं जो भी बैड इफेक्ट्स होते हैं फूड के उसको छिपा देते हैं बट बेनिफिट्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाते हैं। इन सभी बातों को यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा जब ये डिटरमाइन किया जाएगा कि ये फूड किस तरीके से अनसेफ और इंजीरियस टू हेल्थ है। उसके बाद में यहाँ पर थर्ड पॉइंट पे है टू द प्रोबेबल क्यूमुलेटिव टॉक्सिक इफेक्ट। क्यूमुलेटिव टॉक्सिक इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर को लेकर के भी यहाँ चेक करेंगे कि शुरुआत में तो नहीं बट लॉन्ग टर्म एक्सपोजर यहाँ पर देखने को मिलता है, किसी भी फूड की वजह से एक टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलता है हमें। उसके बाद में टू द पर्टिकुलर हेल्थ सेंसिटिविटीज of a specific category of consumer where the food is intended for the category of the consumer। तो यहाँ पर देखो पर्टिकुलर हेल्थ सेंसिटिविटीज ऑफ द स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर,
तो यहाँ पर क्या है कि जो देखा होगा कि आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड बनते हैं, तो बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं जो एक तरीके से बहुत सारे कंज्यूमर्स के लिए वो सूट करता है, बट बहुत सारे कंज्यूमर्स के लिए वो फेवरेबल नहीं होता है। अगर वो उसको कंज्यूम करते हैं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव उनकी जो हेल्थ होती है वो बहुत सारा ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो उस बात को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन करी गई हैं नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है नहीं, इन सारे स्टेप्स को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। तो इन सबको ध्यान में रखा जाएगा जब उसका डिटर्मिनेशन किया जाए। उसके बाद में देखो लिखा गया है कि ऑल्सो टू द प्रोबेबल क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द फूड ऑफ सब्सटेंशियली द सेम कंपोजिशन ऑन द हेल्थ ऑफ अ पर्सन कंज्यूमिंग इट इन ऑर्डिनरी क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रोबेबल क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ फूड के बारे में यहाँ पर देखा जाएगा। अगर आप देखोगे कि सब्सटेंशियली द सेम कंपोजिशन ऑफ द हेल्थ ऑफ अ पर्सन कंज्यूमिंग इट इन ऑर्डिनरी क्वांटिटीज, अगर सामान्य अवस्था में कोई भी कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है तो उसके बाद में अगर वो एक लॉन्ग टर्म के लिए एक यूनिफॉर्म मैनर में उसको कंज्यूम करता जाता है धीरे धीरे करके, उसके ऊपर क्या क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, प्रोबेबल क्या इफेक्ट हो सकता है, उसके बारे में ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद में द फैक्ट, देखो पॉइंट नंबर बी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि द फैक्ट वेयर द क्वालिटी प्योरिटी ऑफ आर्टिकल बीइंग प्राइमरी फूड हैज फॉलन below the specified standard or its constituents are present in the quantities not with the specified limit of variability in either case solely due to natural causes and the beyond the control of human agency, then such articles shall not be deemed to be unsafe or substandard or food containing extraneous matter। देखो यहाँ पर एक पॉइंट्स में लिख करके थोड़ा सा रिलैक्सेशंस दिए गए हैं फूड बिजनेस ऑपरेटर को या किसी को भी। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो द फैक्ट वेयर द क्वालिटी को लेकर के प्योरिटी को लेकर के आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के बात हो रही है, अगर वो प्राइमरी है, ठीक है, उसकी अगर क्वालिटी में या फिर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में या फिर जो उसकी उसकी स्टैंडर्ड्स हैं या फिर जो उसमें जो स्पेसिफाइड लिमिट्स वगैरह रखी गई हैं किसी भी इंग्रेडिएंट की, अगर उसमें वेरिएशंस देखने को मिलता है, ठीक है, उसमें अगर वेरिएशंस देखने को मिलता है लेकिन वो नेचुरल कॉजेस की वजह से है जिसमें ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं है, तो उस केस में उसको ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा, ना ही उसको अनसेफ फूड और ना ही उसको सब स्टैंडर्ड फूड, ना ही उसको फूड कंटेनिंग एक्सट्रानियस मैटर बोला जाएगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं है, नेचुरली अगर कोई चीज़ हो जाती है तो उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है, अगर नेचुरली कुछ कॉज होता है तो उसके लिए यहाँ पर उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद में हमारे सामने सेक्शन नंबर 49 आता है, ये बात करता है कि जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेनाल्टी। अब यहाँ पर पेनाल्टी को लेकर के कुछ जनरल प्रोविजंस लिखे गए हैं। तो पेनाल्टी के बारे में अगर देखो बात करें तो यहाँ पर वाइल एडजस्टिंग द क्वांटम ऑफ पेनाल्टी अंडर दिस चैप्टर द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और द ट्रिब्यूनल एज द केस मे बी शैल हैव ड्यू रिगार्ड टू द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखो ये बोला गया है कि देखो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एक नया ऑफिसर आ गया हमारे सामने, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। तो आप जब भी देखोगे जो पेनाल्टी वगैरह लगानी होगी ना, कितनी पेनाल्टी, अगर कोई केस सामने आता है, कोई ऑफेंस करता है, अब उसको भी डिसाइड करना पड़ेगा ना कि ये किस तरीके का ऑफेंस है और इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, इसके ऊपर कितना पेनाल्टी इम्पोज किया जाएगा। तो ये सब कौन करेगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या फिर ट्रिब्यूनल करेगा। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल के बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि एक ऐसा आप समझ सकते हो जैसे कि हमारे यहाँ पे कोर्ट, हाई कोर्ट्स वगैरह हैं, वैसे ही ट्रिब्यूनल वगैरह है कि वहाँ पर फूड को लेकर ही सारे केस वगैरह रिजॉल्व किए जाते हैं, उसको हम फूड ट्रिब्यूनल बोलते हैं। तो यहाँ पर वाइल एडजस्टिंग द क्वांटम ऑफ पेनाल्टी, जब पेनाल्टी को लेकर के यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के द्वारा किसके ऊपर कितनी पेनाल्टी और सब लगानी है, तो क्या क्या यहाँ पर पॉइंट्स है जिनको ध्यान में रखा जाएगा। द अमाउंट ऑफ गेन और अनफेयर एडवांटेज वेयर क्वान्टिफिएबल मेड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अमाउंट ऑफ गेन और अनफेयर एडवांटेज उसकी वजह से वेयर एवर क्वान्टिफिएबल मेड एज अ रिजल्ट ऑफ अ कॉन्ट्रावेंशन। तो कॉन्ट्रावेंशन की वजह से जो भी चीजें हुई है, कॉन्ट्रावेंशन करने के बाद में उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पेनाल्टी वगैरह इम्पोज करी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में द अमाउंट ऑफ लॉस caused or likely to cause to any person as a result of contravention। अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन करता है तो उसका आउटपुट क्या निकलता है, उसकी वजह से क्या रिजल्ट निकलता है, अमाउंट ऑफ लॉस को लेकर के या फिर लाइकली टू कॉज टू एनी पर्सन, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पेनाल्टी इम्पोज करी जाएगी।
द रिपीटेटिव नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, अगर कोई बार बार कॉन्ट्रावेंशन करता है तो उसके ऊपर इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा पेनाल्टी को इम्पोज करते टाइम पे। वेदर द कॉन्ट्रावेंशन इज विदाउट हिज नॉलेज, अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ है बट उसकी नॉलेज में नहीं है, उसका उसमें कोई इंटेंशनल यूज नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पर उसको ध्यान में रखा जाएगा कि उसके हिसाब से यहाँ पर पेनाल्टी इम्पोज करी जाएगी। एनी अदर रिलेवेंट फैक्टर, और कुछ भी अदर रिलेवेंट फैक्टर हो सकता है तो उसको भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद में सेक्शन नंबर 50 है हमारे सामने। सेक्शन नंबर 50 में बताया गया है कि पेनाल्टी फॉर सेलिंग फूड नॉट ऑफ द नेचर और सब्सटेंस और क्वालिटी डिमांडेड। ठीक है, तो पेनाल्टी यहाँ पर अगर कोई भी फूड है तो नॉट ऑफ द, अगर नेचर की क्वालिटी का नहीं है, उसमें जो भी क्वालिटी रिक्वायर्ड है वो नहीं है, सब्सटेंस जो उसमें जरूरी है वो नहीं है, और क्वालिटी डिमांडेड है या नहीं है, तो इन सारी बातों को लेकर के भी यहाँ पर पेनाल्टी इम्पोज करी जाएगी। तो यहाँ पर देखो जैसे लिखा गया है कि एनी पर्सन who sells to the purchaser prejudice any food which is not in compliance with the provision of this act, the regulation made there under, और उसके बाद में और of the nature or substances or quality demanded by the purchaser shall be liable to a penalty not exceeding 5 lakh rupees provided that the person covered under subsection 2 of section 31 shall for such non-compliance be liable to a penalty not exceeding 25,000 rupees। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात, कोई भी पर्सन, कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को अगर परचेजर को सेल करता है, ठीक है, जो सेल करता है, अगर उसमें आपको ये देखने को मिलता है कि जो भी फूड वो सेल कर रहा है उसमें जो भी कंप्लायंस रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द एक्ट और रेगुलेशन, वो यहाँ पर कंप्लायंस कंप्लीट नहीं किए गए, ठीक है, उस केस में अगर वो नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है, उसमें सब्सटेंस जो डाले गए हैं वो भी लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर जो क्वालिटी डिमांडेड है परचेजर के द्वारा वो क्वालिटी भी नहीं है, तो उस केस में उसके ऊपर 5 लाख रुपए तक का पेनाल्टी इम्पोज किया जा सकता है, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज तक का पेनाल्टी इम्पोज किया जा सकता है। उसके बाद में प्रोवाइडेड दैट द पर्सन कवर्ड अंडर सबसेक्शन 2, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो भी पर्सन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 31 अगर कवर होता है, तो जब हमने चैप्टर नंबर पीछा देखा था 7 वाला चैप्टर, तो वहां पर आपको ये देखने को मिला था कि जो भी लाइसेंसिंग वगैरह को लेकर के जब हमने थोड़ा बहुत समझा था, तो वहां पर हमने सेक्शन नंबर 31 पढ़ा था, उसमें सब सेक्शन नंबर जब 2 पढ़ा था तो वहां पर पिट्टी फूड बिजनेस ऑपरेटर के बारे में बात करी गई थी, यानी कि छोटे फूड बिजनेस ऑपरेटर जिसका टर्नओवर 12 लाख से कम है। तो अगर उस टाइप के यहाँ पर फूड बिजनेस ऑपरेटर है, अगर उनके द्वारा ये ऑफेंस किया जाता है तो उस केस में उनकी जो पेनाल्टी होगी वो केवल 25,000 रुपए होगी, मैक्सिमम 25,000 रुपए तक की उनके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज करी जा सकती है। एक जो जिसके पास में लाइसेंस होगा उसके ऊपर जो पेनाल्टी इम्पोज होगी वो 5 लाख रुपीज होगी, बट जो अंडर रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आएगा उसके ऊपर जो पेनाल्टी इम्पोज होगी वो यहाँ पर कितनी होगी, 25,000 होगी। ठीक है, तो आइए अभी आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर पेनाल्टी फॉर सब स्टैंडर्ड फूड। तो सब स्टैंडर्ड फूड पेनाल्टी यहाँ पर सेक्शन नंबर 51 में बताया गया है कि एनी पर्सन हु वेदर बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ मैन्युफैक्चर और फॉर सेल और स्टोर और सेल्स और डिस्ट्रीब्यूट और इम्पोर्ट्स एनी आर्टिकल ऑफ फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन विच इज मिसब्रांडेड शैल बी लायबल टू अ पेनाल्टी विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में आता है, कोई भी पर्सन चाहे वो खुद इसको मैन्युफैक्चर कर रहा हो, चाहे अपने बिहाफ पे किसी के द्वारा मैन्युफैक्चर करा रहा हो और उसके बाद में उसको सेल कर रहा हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो, उसको इंपोर्ट कर रहा हो फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो उस केस में जो भी सब स्टैंडर्ड फूड है तो उस केस में उसके ऊपर जो पेनाल्टी इम्पोज करी जाएगी वो 5 लाख रुपीज तक की हो सकती है। बस आपको इतना याद होना चाहिए, सब स्टैंडर्ड फूड पेनाल्टी कितना लगेगा, 5 लाख रुपीज बस। उसके बाद में पेनाल्टी फॉर मिस ब्रांडेड फूड, तो मिस ब्रांडेड फूड के लिए जो पेनाल्टी इम्पोज होगा वो कितना हो सकता है कि एनी पर्सन हु वेदर द हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ मैन्युफैक्चरर फॉर सेल और स्टोर और सेल और डिस्ट्रीब्यूट और इम्पोर्ट एनी आर्टिकल ऑफ फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन विच इज मिस ब्रांडेड, जो कि मिस ब्रांडेड है, शैल बी लायबल टू अ पेनाल्टी विच मे एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज, तो यहाँ पर 3 लाख रुपए तक की पेनाल्टी हो सकती है। उसके बाद में द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर मे इशू अ डायरेक्शन to the person found guilty of an offense under this section for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed। ठीक है,
तो उसके बाद में देखो जो मिस ब्रांडेड फूड है उसको लेकर के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, गाइडलाइंस इशू कर सकता है या फिर कोई डायरेक्शन इशू कर सकता है उस पर्सन को लेकर के जो गिल्टी पाया गया है, ऑफेंस जिसके जिसके ऊपर कोई भी ऑफेंस इम्पोज किया गया है, जिसके ऊपर जिसने कोई भी ऑफेंस किया है अंडर दिस सेक्शन, तो वहां पर क्या करेगा, वो एक करेक्टिव एक्शन लेने के लिए उसको बोलेगा, उसके लिए वो डायरेक्शन इशू करेगा जिससे वो अपनी जो उसने मिस्टेक करी है उसको वो रेक्टिफाई कर सके और जो आर्टिकल ऑफ फूड है जो मिस ब्रांडेड कैटेगरी का है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए जिससे उसको और कोई आगे परचेज ना करे और ना ही उसको कोई कंज्यूम करे। उसके बाद में सेक्शन नंबर 53 की अगर हम बात करें तो सेक्शन नंबर 53 है कि पेनाल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है तो उसके केस में कितना पेनाल्टी होगा, एनी पर्सन हु पब्लिशेस और इन अ पार्टी टू द पब्लिकेशन ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट विच, यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं कौन कौन से, फॉल्सली डिस्क्राइब एनी फूड, यानी कि कोई भी फूड है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो गलत है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी में डालेंगे। उसके बाद में इज लाइकली टू मिसलीड एज टू द nature, substance or quality of any food or gives false guarantee shall be liable to a penalty which may extend to 10 लाख रुपीज। तो यहाँ पर उसके ऊपर जो पेनाल्टी इम्पोज किया जा सकता है, कितना इम्पोज किया जा सकता है, 10 लाख रुपीज तक का। उसके बाद में in any proceeding the fact that a label or advertisement relating to the any article of food in respect of which the contravention is alleged to have been committed contained an accurate statement of the composition of the food shall not preclude the court from finding that the contravention was committed। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखो यही कहने का मतलब ये है इन एनी प्रोसीडिंग। तो प्रोसीडिंग के बारे में हमने देखो देखा था, प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड का कोई कॉन्ट्रावेंशन होता है उसके बाद में हम उसके ऊपर कोई ऑफिशियली अगर हम उस किसी भी कैंडिडेट को चार्ज करते हैं, कोर्ट में लेके जाते हैं, तो उसके लिए जो भी प्रोसेस क्या होता है, जो भी प्रोसीडिंग होती है, तो उसमें अगर ये देखा जाता है कि लेबल और एडवर्टाइजमेंट जो रिलेटिंग टू द आर्टिकल ऑफ फूड है वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, वहां पर इसका कॉन्ट्रावेंशन किया गया है, इस बात को देखा गया है। उसके बाद में एन एक्यूरेट स्टेटमेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ द फूड शैल नॉट प्रीक्लूड। प्रीक्लूड का मतलब यहाँ पर यह है कि जो एक्यूरेट स्टेटमेंट है जिसको लेकर के यहाँ पर बात हुई है, तो उसको एज इट इज उसको वहीं पर ये मेंशन किया जाएगा जो कमिटेड किया गया है, उसको लेकर के कोई रोक टोक नहीं करी जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रोसीडिंग है, प्रोसीडिंग में कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन थी उसी इन्फॉर्मेशन को ऐसे ही वहां पर सबमिट किया जाएगा जो इनिशियली जो कंट्रावेंशन में जो भी कमिटेड करी गई थी, तो उसमें लेकर के किसी भी तरीके की रोक नहीं की जाएगी। यानी कहने का मतलब है जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है ना उसमें किसी भी तरीके की बाधा नहीं उत्पन्न करी जाएगी। ठीक है, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, इन सबको हम किसमें डालेंगे, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में डालेंगे। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो 10 लाख रुपीज पेनाल्टी है, इसको आपको याद रखना है, बाकी इतना ज़्यादा नहीं याद रखने की जरूरत है। उसके बाद में पेनाल्टी फॉर द फूड कंटेनिंग एक्सट्रानियस मैटर। तो एनी पर्सन, अगर कोई भी पर्सन खुद अगर किसी भी फूड आर्टिकल ऑफ फूड को मैन्युफैक्चर करता है अपने द्वारा या फिर किसी के द्वारा कराता है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही नहीं है, और उसमें अगर एक्सट्रानियस मैटर देखने को मिलता है तो जो पेनाल्टी होगी वो आपकी 1 लाख रुपीज होगी। तो जब भी आप अपने नोट्स बना रहे हो तो बस एक्सट्रानियस मैटर पेनाल्टी लिख लेना, मिस ब्रांडेड फूड पेनाल्टी लिख लेना, बस इतना बहुत है आपके लिए। बस ऑल ओवर आपको ये समझ में आना चाहिए कंटेक्स्ट क्या है इसका, बाकी पेनाल्टी आपको याद रखनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 55 की। तो पेनाल्टी फॉर फेलर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात करी गई है कि इफ अ फूड बिजनेस ऑपरेटर और इम्पोर्टेड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड फेल्स टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर और ऑर्डर इशूड देयर अंडर as directed by the food safety officer, he shall be liable to a penalty with which may extend to 2 लाख रुपीज। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है फूड बिजनेस ऑपरेटर को कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, इन चीज़ों के लिए आपको ये फॉलो करना है, ये फॉलो करना है। डायरेक्शन देने के बावजूद भी अगर उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं करते तो 2 लाख रुपए तक का एफएसओ यहाँ पर पेनाल्टी इम्पोज कर सकता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली एफएसओ कर सकता है, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में फूड सेफ्टी ऑफिसर का डायरेक्टली रोल आ रहा है, बट कहीं कहीं पे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का आता है। उसके बाद में देखो सेक्शन नंबर 56 है हमारे सामने, पेनाल्टी फॉर अनहाइजेनिक और अनसैनिटरी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड को लेकर के। इस केस में अगर अनहाइजेनिक अनसैनिटरी प्रोसेसिंग और उसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड को लेकर के ये सब पॉइंट्स अगर आपको देखने को मिलते हैं, अनहाइजेनिक और अनसैनिटरी कंडीशंस, उस केस में जो पेनाल्टी इम्पोज हो सकता है वो कितना हो सकता है,
1,00,000 रुपीज़ तक का हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 57 कहता है कि पेनाल्टी फॉर प्रोसेसिंग अडल्ट्रेंट, यानी कि किसी के पास में अगर अडल्ट्रेंट पाया जाता है, पेनाल्टी फॉर प्रोसेसिंग अडल्ट्रेंट, तो वहां पर कितना पेनाल्टी इम्पोज होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर इफ एनी पर्सन हु वेदर बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ इम्पोर्ट, अगर इम्पोर्ट करता है, मैन्युफैक्चर करता है फॉर सेल और स्टोर करता है, सेल और डिस्ट्रीब्यूट करता है एनी अडल्ट्रेंट को, ठीक है। तो उस केस में वेयर सच अडल्ट्रेंट इज नॉट इंजीरियस टू हेल्थ टू अ पेनाल्टी नॉट एक्सीडिंग 2,00,000 रुपीज़, अगर वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नेचर का नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर वो नॉट इंजीरियस टू हेल्थ है, हेल्थ को लेकर के उसकी वजह से कोई भी इंजरी नहीं देखने को मिलती है, तो उस केस में 2,00,000 रुपए तक का है। अगर वो अडल्ट्रेंट बहुत ज़्यादा हार्मफुल नेचर का है, अडल्ट्रेंट इंजीरियस टू हेल्थ है, तो उस केस में जो पेनाल्टी वो 10,00,000 रुपए तक की हो सकती है। तो यहाँ पर 2 तरीके की पेनाल्टी है, ठीक है। एक तो 2,00,000 रुपए की है, एक 10,00,000 रुपीज़ की है। इन अ प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1 shall not be a defense that the accused was holding such adulterant on behalf of any other person, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कहने का मतलब ये है कि इन अ प्रोसीडिंग, तो प्रोसीडिंग की बात वही हो गई कि जब भी उसके ऊपर कोई ऑफेंस लगाया जाएगा, उसके ऊपर जो ऑफिशियली चार्ज किया जाएगा, फिर जो पूरा प्रोसेस होगा कोर्ट का, उस केस में सबसेक्शन 1 की बात हो रही है। यहाँ पर जैसे सबसेक्शन 1 की बात करी गई थी, यहाँ पर लिखा गया था सबसेक्शन 1, it shall not be a defense that the accused was holding such adulterant on behalf of any other person, ठीक है। तो यहाँ पर it shall not be a defense, इसको लेकर के कोई डिफेंस नहीं होगा कि जो एक्यूज था, जो एक्यूज पकड़ा गया, जिसको ऑफिशियली चार्ज किया गया, अब वो ये नहीं बोल सकता है यहाँ पर कि ये जो अडल्ट्रेंट जिसको वो होल्ड कर रहा था वो किसी अदर कैंडिडेट के बिहाफ पे कर रहा था, तो यहाँ पर उसके ऊपर यहाँ पर चार्ज इम्पोज किया जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। अगर आप करते हो तो दूर रहना ही रहना है, अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व होते हो तो भी आपको दूर रहना है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 58 ये है कि पेनाल्टी फॉर कंट्रावेंशन फॉर विच नो स्पेसिफिक पेनाल्टी इज प्रोवाइडेड। इस पूरे सेक्शंस में अभी हमने देखा ना कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मिस ब्रांडेड सब स्टैंडर्ड सबको लेकर के बोला कि इतना पेनाल्टी होगा, इतना होगा, बट अगर किसी भी स्पेसिफिक बात को लेकर के, यहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशन को लेकर के कोई स्पेसिफिक पेनाल्टी अगर नहीं लिखी गई है, तो क्या होगा, whoever contravenes any provision of this act or the rules or regulation made thereunder for the contravention of which no penalty has been separately provided in this chapter shall be liable to a penalty which may extend to 2,00,000 rupees। तो उस केस में उसके ऊपर दो, मतलब जनरल पेनाल्टी आप कह सकते हो कि जिसके बारे में यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, तो अगर आप कुछ करते हो तो 2,00,000 रुपए तक का पेनाल्टी आपके ऊपर इम्पोज हो सकता है। तो आज हमने देखा कि हमने सेक्शन नंबर 58 तक अभी कवर कर लिया। अब सेक्शन नंबर 59 से जो हम देखेंगे पेनाल्टीज़ के बारे में, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आपको सारे जो भी सेक्शंस हैं इनको रिवाइज कर लेना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जस्ट आपको पेनाल्टीज़ पता होनी चाहिए, किस केस पे कितना पेनाल्टी इम्पोज किया जा सकता है। आई होप जो क्लासेस हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपको ध्यान देके पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिसपे हम बताते हैं कि आपको इसको आपको याद रखना है, उतना एटलीस्ट आप याद रखो। बाकी सब सेक्शन में क्या लिखा है, क्लॉज में क्या लिखा है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है, वो आपके लिए इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जब तक आप सारा एक्ट नहीं पढ़ोगे तब तक आपको मतलब समझ में नहीं आएंगी चीज़ें कि ऑल ओवर ये एक्ट जो है ये किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किस तरीके से ये हमारी कंट्री में फूड लॉ को लेकर के जो पूरा इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करता है। कैसे आप देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, आप किसी भी स्टेट में हो, ऑल ओवर इंडिया में ये लॉ में जो बातें लिखी गई हैं वो सेम प्रोविज़न हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होते हैं। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एक्ट हमारे लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।